उत्तर प्रदेश के मदरसों की किस्मत अब अल्लाह के हवाले नहीं, योगी सरकार के हाथ में है। मदरसों में बच्चे अब मौलवी साहब से सबक से पहले योगी सरकार का कानून पढ़ते हैं। बच्चे अब अल्लाह की इबादत से पहले योगी सरकार का फरमान सुनते हैं। सुना है जब तालीम पर पहरे बिठा दिए जाएं तो इल्म की सारी किताबें रद्दी हो जाती हैं, गिर जाती हैं इल्म की मीनारें। रूफ का जहान पूछता है सरकार से कि बताओ भला तालीम के मरकज पर आपकी ये कैसी पहरेदारी। सुनिए सरकार, हम भारत के उस गुरुकुल की परंपराओं पर चलने वाले तालिबे इल्म हैं जिस गुरुकुल ने कभी नहीं मांगी किसी से पहचान, नहीं सुनाया ऐसा कोई फरमान। और अदब का ये सिलसिला जब मदरसों और फकीरों की खानकाहों में दाखिल हुआ तो एक रवाज बन गया जहां आज भी किसी की पहचान नहीं मांगी जाती। मदरसे में क्या गतिविधियां हैं, मदरसा किस तरह से काम कर रहा है, मदरसा कैसी शिक्षा दे रहा है, मदरसों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में जानकारी के लिए इसमें कोई निगरानी की, मुझे नहीं लगता कि कोई निगरानी के रूप में इसको देखने की जरूरत है। यूपी असेंबली से निकला योगी जी का फरमान अब मदरसों का मुस्तकबिल तय करेगा। सुनिए साहब, बताइए आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, किसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आधार कार्ड है आपके पास, क्या नंबर है उसका, कितने बजे मदरसा खुलता है, कब बंद होता है, कितने बच्चे आते हैं, मदरसे का नाम हिंदी में लिखा है या उर्दू में, बताइए। जमा कीजिए सारे डेटा। अब पढ़ाने की नहीं, आधार कार्ड दिखाने की तनख्वाह मिलेगी आपको मौलवी साहब। लेकिन अपोजिशन वाले इस फैसले पर सरकार को कोस रहे हैं। अरे जानते नहीं आप क्या कि ये सरकार हैं और सरकार से फरमान सुनाते हैं। देखिए, ये सरकार जब से बनी है भाजपा की, ये एक समुदाय को, अल्पसंख्यक को अपमानित करना चाहते हैं। उसे लगता है इनको जितना अपमानित करोगे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। इतिहास पढ़ना चाहिए। इन मदरसों ने देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मदरसों पर सरकार की ये पहली पहरेदारी हो। इससे पहले भी आपके फरमान आ चुके हैं। सरकार ने ऐलान किया था कि सूबे के मदरसों में 15 अगस्त के दिन कौमी तराना गाया जाएगा। पूरे दिन सकाफती प्रोग्राम होंगे और इन सब की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल किया गया था। लेकिन सुनिए सरकार, मरते हुए बच्चे, पानी में डूबती हुई जिंदगियां और उजड़ी हुई बस्तियां भी थोड़ी तवज्जो चाहती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तो 4 जिलों में लगभग 200 ऐसे मदरसों की बात आई है कि जहां पर इस प्रकार की गतिविधियां हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो 500 मदरसों की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा कहा जा रहा है तो उस पर निगरानी तो रखनी पड़ेगी। देश का मामला है, सुरक्षा का मामला है। सुनिए सरकार, आप तो खुद एक मजहब के अलमबरदार हैं, योगी हैं आप। आपको याद है गीता के सार, आपको याद है पुराण। लेकिन माफ कीजिएगा सरकार, इल्म के इबादत खानों पर ऐसी पाबंदी कहीं नहीं लिखी है। नहीं लिखा है तुलसी ने रामायण में, नहीं लिखा है वेदों के सफ़ों में, नहीं लिखा मुल्क के संविधान में। फिर कहां से लाए हैं आप ये फरमान? किस परंपरा का है ये हिस्सा? क्योंकि हिंदुस्तान की रवायत ने पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का एक अलग तरीका और सलीका सिखाया और बताया है। मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया।
तो सवाल यही उठता है कि पाबंदियां आयद करके आखिर यूपी सरकार किसको निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। साफ तो नजर आ रहा है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में तो नाम लिखा ही जाता है मदरसों का, इंग्लिश और हिंदी में लिखे जाने को क्यों इस पर पाबंदी लगाई जा रही है कि लिखना ही होगा। एनसीईआरटी का करिकुलम आपको उसमें शामिल करना होगा। इसके अलावा जो पोर्टल है उस पर मदरसों की हर एक चीज, हर एक इंफॉर्मेशन रखनी होगी। आखिर क्यों ये तमाम चीजें करने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई और मुद्दा नहीं है यूपी सरकार के पास? इस तमाम चीजों पर हम बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि यूपी सरकार ने ये तमाम पाबंदियां आयद की हैं और एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि जितने भी मदारिस हैं पूरे यूपी में, उनको इंग्लिश और हिंदी में भी अपने नाम लिखने होंगे। इसके अलावा वो किस तरह की तालीम देते हैं ये बताना होगा। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि आप उनको अपनी शनाख्त बतानी होगी, और इसके साथ ही ये भी बताना होगा जो एक पोर्टल बनाया गया है उस पर तमाम इंफॉर्मेशन, कमरा कैसा है, दीवारें कैसी हैं, कितनी कुर्सियां हैं, कितने टीचर हैं, बच्चे कहां से आते हैं, स्कूल में आने और जाने का वक्त नोट करना होगा, टीचर्स कहां से आते हैं, कितना पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये तमाम चीजें बतानी होंगी। तो इतनी पाबंदियों के साथ आखिर यूपी हुकूमत करना क्या चाहती है, ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में जबकि हम बीआरडी की बात करें, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की, तो वहां पर लगातार बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। सिर्फ अगस्त के महीने में ही 309 बच्चों की मौतें हो गई हैं, बाढ़ से तबाही मची हुई है। और इसके साथ ही जो और तमाम सरकारी स्कूल हैं या फिर गुरुकुल हैं या फिर शिशु मंदिर हैं, क्या उन पर भी इसी तरह की पाबंदी आयद होगी? ये सवाल तो पूछना लाजमी ही है। इन तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज का मुद्दा में। और हमारे साथ तारुफ करा दें, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका। राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ हैं, लीडर समाजवादी पार्टी के। अब्दुल रहमान आबिद साहब हमारे पास मौजूद हैं, राब्ता काउंसिल के सदर हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, एजुकेशनिस्ट हैं। हरिशंकर गुप्ता साहब जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके साथ ही डॉक्टर चंद्र मोहन साहब जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम लोगों का आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही भाई, क्या सुना जाए? चलिए उनसे हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। लेकिन राजकुमार भाटी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो पाबंदियां आयद की जा रही हैं, पाबंदियां जो लगाई जा रही है यूपी हुकूमत की तरफ से, आखिर निशाना किसको बनाने की कोशिश की जा रही है और मकसद क्या है इसका? देखिए, इसके पीछे मकसद तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े संगठन हमेशा से इस तरह की राजनीति करते रहे हैं कि मुसलमानों को संदेह के घेरे में रखते हैं। मुसलमानों पर शक की सुई उनकी रहती है और मुसलमानों को ना तो देशभक्त मानते हैं ना देश का नागरिक मानते हैं। और आरएसएस की किताब में तो साफ लिखा हुआ है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और मुसलमान इस देश का नागरिक भी नहीं है, उसे हम हिंदुओं के रहमो करम पर रहना है। लेकिन उनका एक प्रचार ये भी दुष्प्रचार रहता है कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, इनमें कट्टरता की तालीम दी जाती है और इनमें देशद्रोह जैसी बातें सिखाई जाती हैं। तो अब वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि मदरसे बहुत ज़्यादा खराब थे, इनको सरकारों ने संरक्षण दिया और इनमें तमाम तरह की अनियमितताएं हो रही थी, गलत बातें हो रही थी और हमने इनको दुरुस्त करने का काम किया। ये एक मैसेज अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। और जब इस तरह की बातें ये कहते हैं कि ऑनलाइन किए जाएं मदरसे या हिंदी में उनके ऊपर बोर्ड लगाया जाए, तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, मैं ये भी कहना चाहूंगा। लेकिन ये तमाम शिक्षण संस्थाओं के लिए लागू क्यों नहीं करते? ये नियम तो तमाम शिक्षण संस्थाओं पर लागू होना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता से जब आप पूछेंगे सवाल, तो ये भी मेरी तरफ से पूछ लेना कि क्या आपको ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लाखों स्कूल इंग्लिश मीडियम है जिन पे केवल अंग्रेजी में बोर्ड लगे मिलेंगे? तो क्या वहां आप हिंदी में बोर्ड नहीं लगवाएंगे? केवल आपको मदरसों से क्या चिढ़ है? हिंदी और उर्दू तो एक बहन की तरह हैं, एक ही भाषा है। हम लोग आधी उर्दू बोलते हैं, ये दिल्ली की भाषा है, लखनऊ की भाषा है, हमारे क्षेत्र की भाषा है उर्दू, ये कोई विदेशी भाषा नहीं है। उर्दू से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजभाषा भी है, हिंदी भी राजभाषा है, उर्दू भी राजभाषा है। तो अगर राजभाषा में बोर्ड लगे हुए हैं, जहां संस्कृत में पढ़ाई होती है वहां संस्कृत में बोर्ड लगे हुए हैं, जहां अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लगे हुए हैं, जहां उर्दू माध्यम से होती है मदरसों में वहां उर्दू के बोर्ड लगे हुए हैं। इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? तो निहायत ही एकदम ये ऐतराज लायक बात है। जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अब
बिल्कुल आ रही है जी। चंद्रमोहन जी, ये बताइए, ये तमाम चीजें करके, मदरसों पर इस तरह की पाबंदियां लगाकर, इस तरह का नोटिस जारी करके बीजेपी या यूपी की जो हुकूमत है वो हासिल क्या करना चाहती है? इसमें पाबंदियां कहाँ है? कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, आप ये बताएं ना कि किस वक्त आपको आना है, किस वक्त जाना है, ये तमाम चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। पोर्टल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होगी। उर्दू में नाम लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में लिखा जाएगा। तो एक तरह से तो पाबंदियां ही हुई ना कि आपको करना ही है। जब आप जरूरी कर दें किसी चीज को तो पाबंदी ही कहलाई जाती है। देखिए, मदरसा बोर्ड है और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत अगर मदरसा बोर्ड ने कोई निर्णय लिया है, और दुर्भाग्य यह है कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज ये शिक्षा में सुधार के लिए है, ये कोई किसी के कोई प्रतिबंध की बात नहीं है, ये सुधार की बात है। और सुधार के लिए कदम उठाए जाना कहाँ की बेईमानी है। और हम एक पारदर्शी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं और उसके लिए पहल की है। लेकिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों पेट में दर्द हो रहा है? कारण क्या है इसका? कौन ऐसा है जो ये कहेगा कि मदरसों का आधुनिकीकरण ना हो? मैं पूछना चाहता हूं, बताएं क्या ये आधुनिकीकरण के विरोधी है क्या? ये केवल मदरसों का हो चंद्रमोहन जी, या विद्यालयों का भी होना चाहिए? अरे भाई सब, अरे उत्तर प्रदेश में जितने संस्कृत विद्यालय हैं ज्यादातर फर्जी चल रहे हैं, कागजों में चल रहे हैं, मौके पे स्टूडेंट तक नहीं है उनमें। राजकुमार जी, शिक्षा पर बोलने का आपको अधिकार नहीं है। आप अपनी बात कहिए, मुझे अपनी कहने दीजिए। शिक्षा पर बोलने का हमें अधिकार नहीं है। आप अपनी डिग्री बता दीजिए, मैं अपनी डिग्री बताता हूँ। आपसे ज्यादा शिक्षित होंगे। अरे मेरी डिग्री क्या पूछोगे आप? अपनी जाकर अखिलेश यादव जी की डिग्री पूछो जाके। मेरी डिग्री पूछने का आपको अधिकार नहीं है। अरे आप अखिलेश यादव जी की डिग्री पूछो जाके। आप प्रोफेसर रामगोपाल यादव की डिग्री पूछो जाके। हमसे मत पूछो, हमसे मत पूछो। आप केवल विवाद पैदा कर सकते हैं। आप अखिलेश यादव जी की डिग्री पूछो। राजकुमार जी और चंद्रमोहन जी, मुझे लग रहा है हम अपने मौजूद से भटक रहे हैं। कहाँ के प्रोफेसर है? अरे आप बताओ कहां के प्रोफेसर है रामगोपाल? पहले तो इस गुस्से को जेब में रख के आया करो। चंद्रमोहन जी, जब चैनल पे बैठते हो शालीनता के साथ बैठे करो, बात करने की तमीज सीख लो पहले। चलिए, यहाँ पर हम आपसी लड़ाई के लिए यहाँ पर नहीं है। संस्कृति का ठेकेदार बनते हो आप, संस्कृति सीख लो पहले। इस गुस्से को अपने घर रख के आया करो। मत किया करो मुझसे। जी चलिए, राजकुमार जी, चंद्रमोहन जी, बीच में बोला क्या? राजकुमार जी, चंद्रमोहन जी, यहाँ पर हम किसी आपसी लड़ाई के लिए यहाँ पर नहीं है। बांटने की बातें मत करो। चलिए चंद्रमोहन जी, भाषा सुधार लीजिए, आप अपनी भाषा ठीक कर लीजिए। चलिए लहजा सुधार लीजिए। राजकुमार जी, चंद्रमोहन जी, आप दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर हम मौजू की बात कर रहे हैं। एक बहुत सीरियस टॉपिक पे हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर आपसी लड़ाई यहाँ पर ना हो तो ही बेहतर है। ये आप लोग बातें बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है चंद्रमोहन जी कि अगर आप मदरसों की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो क्या जो गुरुकुल हैं, जो शिशु मंदिर हैं, क्या उस पर भी यही पाबंदी इसी तरह की आयद होगी? क्या ये तमाम जो तफसीलात हैं क्या आप उनसे भी पूछेंगे? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, ये जो जानकारियां मांगी हैं ये मदरसा बोर्ड ने मांगी। मदरसा बोर्ड ने जानकारियां मांगी हैं एक सुधार के लिए। इसमें कहाँ कोई परेशानी की बात है। और जो शिशु मंदिर की जो बात है या जो इंटर कॉलेज की बात है यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के, तो सीबीएसई बोर्ड अपने विद्यालयों का निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, उसके आधार पर डिग्रियां देता है। यूपी बोर्ड का एक अपना आकलन है, उसके आधार पर मान्यता देता है। ये ऐसे विद्यालय नहीं है कि एक ही विद्यालय को पूरा सरकार समर्पित हो जाए, वो बात नहीं है। कि सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट तक विद्यालयों के मामले गए, ये सबको पता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज अगर उत्तर प्रदेश सरकार का जनता का धन जाता है मदरसों में, कोई किसी और का नहीं जाता है, चंद्रमोहन का धन नहीं जाता है, उत्तर प्रदेश की जनता का धन जाता है। और उनके विकास के लिए, उनको मुख्यधारा में शामिल करने के लिए, और एक पारदर्शी, किसी भी शिशु मंदिर में कोई भी जा सकता है। शिशु मंदिर में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। कहीं लिखा हुआ है क्या? लेकिन एक छिपा हुआ एक पीलीभीत का एक प्रकरण है, सब चैनलों ने दिया, सबने दिया। पीलीभीत में अनुदान ले रहे हैं, एक घर में ही विद्यालय, एक कमरे में ही, वो हाईकोर्ट तक विषय गया, हाईकोर्ट ने उसको आपको पाबंदी लगाई। लेकिन ये बताइए चंद्रमोहन जी, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स भी हैं और ऐसे सरकारी स्कूल्स भी हैं जहां पर सिर्फ एक कमरा है और टीचर के कई नाम उसमें शामिल हैं, और उसके बावजूद वहां पर टीचर के नाम पर कोई नहीं होता, बच्चों के नाम पर वहां पर 2-4 बच्चे होते हैं। तो अगर आप तालीम में, आप एजुकेशन में सुधार की बात कर रहे हैं, अगर आपकी नीयत पॉजिटिव है और आप मदरसों को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि सिर्फ मदरसों को ही फोकस क्यों करना? क्या शिशु मंदिर और जो गुरुकुल हैं और जो सरकारी स्कूल हैं उनको क्यों नहीं देखा जा रहा है?
देखिए शिशु मंदिर से आज पढ़ के आईएएस बन रहे हैं, मदरसों से ही बच्चे निकल के आईएएस बनते हैं। बन रहे हैं, हाँ हाँ, और मदरसों से आईएएस बने और बड़ी संख्या में आईएएस बने, ये हम चाहते हैं। और मदरसों से आईआईटी में भाग लेने आईआईटी में रैंक में आने वाले बच्चे मदरसों में आए, इसमें कहाँ कोई बात है। और इसमें एक पहल करना, एक आज के दौर में, आज हम जब 2017 में हैं, 2017 में हम किस माइंडसेट के साथ में जी रहे हैं। आज जहां पर आधुनिकीकरण की बात हो रही है, जहां आज समान शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है, वहां कैसा माहौल बना के रखना चाहते हैं हम। और अगर आज इसमें चर्चा आई है, जो मदरसे चला रहे हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वोट बैंक के ठेकेदारों के पेट में दर्द हो रहा है। आप अगर वंदे मातरम की बात करो तो इनके पेट में दर्द होता है, आप राष्ट्रगान की बात करो तो इनके पेट में दर्द होता है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं होगी। अगर ट्रिपल तलाक की बात आती है तो इनके पेट में दर्द होता है। ये ट्रिपल तलाक पर भी इनके पेट में दर्द होता है। महिला अधिकार की बात आएगी तो इनके दर्द होता है। अरे हो रहा है दर्द, तो आपके दर्द हो रहा है, चेहरे पे दिख रहा है। आप ही बताइए, हमारे दर्द नहीं, हमारे तो संकल्प है। नहीं चंद्रमोहन जी, आप ये बताइए, नहीं आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 15 अगस्त पर तमाम मदरसे जो हैं उनकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ये बताइए, क्या आज से पहले कि जब से योगी हुकूमत आई है उससे पहले क्या मदरसों में कभी राष्ट्रगान नहीं गाए गए? क्या वहां पर झंडा नहीं फहराया गया? या वहां के जो तालिबे इल्म हैं, क्या उन्होंने देशभक्ति की बात नहीं की? आप ये बताइए, तो क्यों फिर वीडियोग्राफी क्यों? क्या इसके अलावा और कोई मुद्दे हैं ही नहीं? बीआरडी अस्पताल में अगस्त में ही 309 बच्चों की मौत हो गई। सैलाब से पूरा यूपी जो है वो त्राही त्राही कर रहा है, और ऐसे में जो पटरी से रेल उतर जाती है। मुद्दे इतने सारे हैं, क्या मुद्दों को भटकाने की कोशिश नहीं की जा रही इसके जरिए? नहीं, सभी मुद्दों पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बाढ़ के पानी में जा रहे हैं, और बाढ़ राहत सामग्री पहली बार बटी है। कभी इतनी बाढ़ राहत सामग्री नहीं बटी। हवाई सफर किया है उन्होंने, इतने बड़े पैमान नहीं, हवाई सर्वेक्षण नहीं किया है। नाव में गए, पैदल गए, हवाई नहीं किए हैं। आपने दिखाया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने दिखाया है, जी सलाम ने दिखाया है जी, मीडिया ने दिखाया। पहली बार कोई मुख्यमंत्री गए, उसमें सामग्री दी है, 50 किलो वजन दिया, उसमें चावल दिए, आटा दिया है, आलू दिया है, मसाला दिया है, तेल दिया है, सब दिया है, चना दिया है, चवेना दिया है, सब दिया है, कोई ऐसा नहीं दिया है। तो बाढ़ की समस्या होती है तो बाढ़ पर भी ये सरकार सक्रिय रहती है। और शिक्षा में आज हमने ड्रेस बदली ना, आप कहो ना, प्राथमिक शिक्षा में हमने ड्रेस बदली, हमने बच्चों को जूते दिए, हमने बच्चों को मोजे दिए, और बच्चों को बस्ते सब स्कूलों में दिए जाते हैं। आपने क्या नया दे दिया? बेसिक शिक्षा, बेसिक स्कूलों में दिए जाते हैं भाई। शिक्षा में परिवर्तन, बेसिक शिक्षा में हम ये सब अल्फाजी कर रहे हैं, और हम लगातार परिवर्तन। हमने देखो इस प्रदेश में, ये प्रदेश में शिक्षा की, आप बुसरा जी आप अच्छी तरीके से जानती हैं, उत्तर प्रदेश की पहचान कैसी हो गई है। या एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज कैसे विद्यालय चलते हैं, सब पुस्तक परीक्षा होती है वहां पर, कौन नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति कहाँ पहुंचा? हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूपी बोर्ड की, चंद्रमोहन जी, हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हरिशंकर जी, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। आप ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है कि जब से बीजेपी आई है हुकूमत में, तमाम चीजें जो हैं वो एकदम बदल गई हैं, और मदरसों में वो एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है, तो क्या आपको नीयत उतनी ही साफ लगती है? देखिए, ऐसा है कि आप ये आज जो हो रहा है उसका बैकग्राउंड देख लीजिए क्या है। योगीनाथ को अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया गया है तो सोच समझकर बनाया गया है। सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ अगर रहे हैं और बोलते रहे हैं तो वो योगीनाथ बोलते रहे हैं। ये आरएसएस का एजेंडा है। ये जो बात कर रहे हैं, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात कर रहे हैं। इनके शिशु मंदिर के अंदर तिरंगा आज तक नहीं फहराया जाता। आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा 2 साल से फहराया जा रहा है। ये कहा के देश पता नहीं है, आप शिशु मंदिर के आसपास होकर भी नहीं निकले, आप कहीं ऐसा लग रहा है किसी गुफा में से निकल के आए हैं। आप आपको ज्यादा पता है, आप बीच में मत बोलिए। आपके पास आप बीच में मत बोलिए, आपको ज्यादा पता है। आपके पास तथ्यों की जानकारी नहीं है, आपको ज्यादा मालूम है। आपका अच्छा, दूसरा मालूम है ना, कौन होते हैं ये बातें करेंगे तो मुझे मालूम नहीं है। इनकी नीयत ये है कि हिंदुस्तान के सारे मदरसे बंद कर दिए जाए, सारे मदरसे बंद कर दिए जाए। ये एजेंडा का एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ये सारे शिशु मंदिरों के अंदर एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई? अगर आपने फरमान भी देना था, फरमान भी देना था तो सारे स्कूलों को फरमान क्यों नहीं दिया? शिशु मंदिर को समाज चलाता है, क्यों नहीं कराई गई? खाली ये मदन मोहन जी के कहने से नहीं हो जाएगा। ये
खाली ये अरे आपके कहने से नहीं होगा। सरकार, आप तो षड्यंत्र कांग्रेस कर की रहे हैं, सरकार रही है, कांग्रेस आप की साजिश सरकार कर रहे में भी हैं, शिशु मंदिर रहे हैं, आप साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार को छोड़िए, आप सरकार में आप आ जाएं। अरे ये कांग्रेस हरकतें आप आज कर रहे हैं। केवल और ये मुसलमानों चलिए हमारे साथ जी के हमारे साथ साथ में अब्दुल रहमान वोट बैंक आबिद का साहब काम भी किया है। मौजूद हैं। उनसे हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्या परेशानी क्या है अगर ये इस इनका तरह एजेंडा है से ये। जी साजिश हमें उनसे करते जान हैं ये लेते सारे हैं के कि सारे लोग। अगर वाकई में यूपी सरकार ये करने की कोशिश कर रही है कि आप उर्दू की जगह के साथ साथ उसमें इंग्लिश और हिंदी का भी नाम उसमें शामिल करें, तो आखिर इसमें परेशानी क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होते हैं।
तो हम लगातार ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मदरसों पे इस तरह की पाबंदी आयद करके जो योगी हुकूमत है वो किस तरह से और किस पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुर्रहमान आबिद साहब, मैं आपके पास आई थी और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर यूपी हुकूमत ने ये कहा भी है कि मदरसों के बाहर जो है वो उर्दू के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में भी नाम होने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप पोर्टल पर दें और उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस है वो भी, करिकुलम जो है वो भी उसमें शामिल करें, तो इसमें परेशानी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि जिन मदरसों ने इस देश को आज़ादी का सबक पढ़ाया और जिन मदरसों ने इस देश को आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेना सिखाया, आज उन मदरसों पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनका इस मुल्क की आज़ादी में 1% भी कोई रोल किसी तरह का नहीं है। सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात तो और शर्म की बात है बल्कि देश के लिए ये बात। दूसरी बात, क्या योगी सरकार और योगी सरकार के जो समर्थक हैं उनको ये नहीं मालूम है कि इस मुल्क की जिलावतन हुकूमत जो अफगानिस्तान में सन 1914 में बनाई गई थी, उसका वजीर आज़म, उसका प्रधानमंत्री एक मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली थे और उसके जो फाउंडर वजीर दाखिला होम मिनिस्टर जो थे वो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी देवबंद के वो अजीम सपूत थे। और क्या इनको ये नहीं मालूम है कि देवबंद के शेखुल हिंद कहलाने वाली अजीम शख्सियत मौलाना महमूदुल हसन साहब के दरबार में गांधी जी समेत उस जमाने के मुल्क के तमाम बड़े लोग आज़ादी का सबक पढ़ने जाया करते थे? आज ये इस मुल्क के लिए शर्म की बात नहीं है कि उन्हीं मदरसों पर आज सवाल उठाए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम जो है यौम आज़ादी के दिन 15 अगस्त के दिन अपनी वीडियोग्राफी कराओगे, झंडा फहराओगे तो उसकी वीडियोग्राफी करा के सरकार को दिखाओगे। अरे क्या मतलब है भाई? वो लोग कि जिनको इस देश की आज़ादी से कोई सरोकार किसी तरह का नहीं रहा, आज वही दूसरों से, उन लोगों से कि जिनका खून इस देश की मिट्टी में कण कण में रचा बसा हुआ है, आज उनसे जो है इस देश की मोहब्बत और इस देश की वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये तमाशा इस देश के लिए शर्म की बात नहीं है क्या? दूसरी बात, आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक एक हफ्ते में 3-3 बड़े ट्रेन हादसे हो जाते हैं। आज आधे से ज्यादा हिंदुस्तान बाढ़ की तराही से त्रस्त है, लोग मर रहे हैं, बीमारियों से बच्चे अस्पतालों में आपकी सरकार में मर रहे हैं, आप दवाई नहीं दिलवा रहे, आप इलाज नहीं करा रहे, आप जो है उन बूढ़े को, बच्चों को, औरतों को, मरते हुओं को मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रहे हैं और आप जो है अपने वोट बैंक को खाली झूठी तसल्ली देने के लिए इन मदरसों पर और इन मौलानाओं पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये इस देश के साथ फिर एक बार धोखा नहीं कर रहे हैं आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और देखिए, इस देश को आप अगर समाज को इस तरह से बांटने की कोशिश करेंगे, बहुत जिम्मेदारी और सफाई के साथ यह बात कहता हूं, आप जो है हो सकता है अपने दल के कुछ लोगों के हितों को साधने में कामयाब रहें, लेकिन इस देश के हित को आप बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हैं। आप इस देश के समाज में तोड़ पैदा करने का काम कर रहे हैं और जब देश का समाज में तोड़ पैदा होता है तो देश कमजोर हुआ करता है, देश आगे तेजी के साथ, ताकत के साथ नहीं बढ़ा करता। इसलिए अपने अंदर की खराबियों को सुधारिए, आप दूसरों पे सवाल न उठाइए, अपनी खराबियों को ठीक कीजिए। जी, इफ्तिकार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके बुनियादी सवाल का बुशरा एक जुमले में मैं जवाब ये दे दूं, हिंदी मैं मदरसे से पढ़ के आया हूं, आप बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं, मैं मदरसे से हिंदी पढ़ के आया हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे ऐसे हैं जहां कम से कम हाई स्कूल और कहीं कहीं तो जो है इंटर तलक की तालीम जो है हिंदी इंग्लिश सारी हो रही है। भाई आप किन मदरसों की बात करना चाहते हैं? आप क्यों पिन पॉइंट करके जो है लोगों को बदनाम करना चाहते हैं? जिन लोगों को देखिए पढ़ना है वो अपने घर में बैठ के भी हिंदी भी पढ़े। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं, आप गुरुकुल पे लगवाओगे अरबी और फारसी में बोर्ड? बताइए। आप राजकुमार भाटी जी ने एक बात आपसे सवाल किया, इंग्लिश मीडियम हजारों स्कूल इस देश में चल रहे हैं, उन पर आज तक हिंदी में आप जो इस देश की राजभाषा कहलाती है उसका बोर्ड आप नहीं लगवा सके उन इंग्लिश स्कूलों पर। आप चले उन मदरसों पर जो खैरात से चलते हैं, आप उसमें जो है एक तरह से उंगली कटाकर शहीदों में नाम करा के, यानी एक दरिया में एक कोजा भर के आप डाल देते हैं उस मदरसे को अनुदान देने के नाम पे, उस पर आप इतनी शर्तें थोपना चाहते हैं क्यों? चंद्रमोहन जी, इसलिए क्या टैक्स मुसलमान नहीं देते जी, और कितना कुछ आपने इन मदरसों को दे दिया। तो चंद्रमोहन जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, जवाब दीजिए अब्दुर्रहमान आबिद साहब को। देखिए, ये क्यों बौखला रहे हैं?
इनको मैं भौंकना नहीं रहा हूँ, मैं आपसे इनको बहुत मत- तीखे सवाल अगर कर रहा हूँ और आपको आपको मदद- जवाब आपको- देना अगर पड़ेगा आपको सरकार मदद- जी। आप सरकार में अरे, हैं। अरे जवाब आपको देना पड़ेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा प्रदेश को। आपको नहीं, जवाब देना आप पड़ेगा, देंगे, आप सरकार में बौखला आप रहे हो। हैं। आपको मैं जब सरकार में रहूंगा तो आपको यकीनन हर आपको आदमी के बौखला सवाल क्यों का रहे हो? जवाब दूंगा। आप बौखला रहे हो, बौखलाए हुए तो आप आपको लग रहे हो, पारदर्शिता आप लानी हर आदमी पड़ेगी। से लड़ने को आप- तैयार अरे हो। बौखला रहे हो आप आप सवालों का जवाब न दे करके मेरे मोहतरम हर आदमी से जाति तौर पर लड़ने को तैयार हो। आप आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हो। आपको किसने अधिकार दिया आजादी की लड़ाई के बारे में बोलने का? मणिपुर के आजादी की आप कौन होते हैं अधिकार देने और लेने वाले? नहीं, आप होते कौन हैं? आजादी की लड़ाई लड़ा है। आप हैं कौन? आजादी की लड़ाई पर सवाल उठा रहे हो। आप हैं कौन? करने की आजादी के बारे में बात करने वाले, आजादी की लड़ाई के बारे में मुझसे सवाल पूछेंगे आप? अरे मैं हूँ आजादी की लड़ाई, मेरे कौन है आजादी अरे की आप लड़ाई हमेशा में देशद्रोही मतदान रहे, करें? देश के खिलाफ रहे, आप किसी ने आजादी की अधिकार लड़ाई के नहीं खिलाफ दिया। रहे, अंग्रेजों के साथ किसी थे ने आप जब देश की अधिकार आजादी की नहीं लड़ाई चल रही दिया। थी। आप आजादी की आपका तमाम लड़ाई संगठन पर अंग्रेजों के साथ बांटो। था। अरे आज आप देश के ठेकेदार हो गए। मत बांटो, ये बांटने की राजनीति बहुत हो बांटने गई। की राजनीति आप अब नहीं करते हैं, हम होगी। नहीं करते। अब विकास की राजनीति होगी, आप महिला करते हैं बांटने सम्मान की की बात राजनीति। होगी तो चंद्रमोहन जी, सवालों का जवाब दीजिए, भागिए मत। की बात होगी। देखिए, ये बताइए मुझे, यहाँ टीवी की डिबेट से आप भाग जाएंगे तो जनता इलेक्शन में आपसे जरूर सवाल पूछेगी। आप बौखला जाते हो। चंद्रमोहन जी, सुकून से आप जवाब दीजिए। बंद करो आप। तमाम टीवी के दर्शक देख रहे हैं आपको कि आप बौखलाए हुए, जवाब दो आप। चंद्रमोहन जी, आप ये बताइए कि सरकार में है, सरकार आपको जवाब देना पड़ेगा। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितनों के हाथ में दिया आपने? आधुनिकीकरण से मुंह छोड़ रहे हो। आप तो कुरान हाथ में से छीनने की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर दिलवाइए। नहीं नहीं, कंप्यूटर देने की बात तो बात की, आप तो कुरान ही छीनने की बात कर रहे हैं पहले। जानकारी देने में क्यों घबरा रहे हो? कितने लोगों के हाथ में दिया कंप्यूटर, जरा बताएंगे? परेशान हो रहे हो? चंद्रमोहन जी बताएंगे आप? क्यों बौखला रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे कितने लोगों के हाथ में आपने कंप्यूटर दे दिया? अरे मेरी सरकार जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, कितने मुसलमानों के, मदरसे वालों के हाथ में कंप्यूटर दिया है? जानकारी देनी होगी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कितने लोगों के हाथ में दिया आपको? जो मदरसों को कुछ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर जो अनुदान मिल रहा है, उनको बंद कर देना चाहते हो आप इस तरह की ये सब लगा करके? ये सारी हरकतें जो आप कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हो कि वो ऊंट के मुंह में जीरा जो डाला जा रहा है उसको भी बंद करना चाहते हो। आपको मुसलमानों का वजूद बर्दाश्त नहीं है, आपको मुसलमानों का रोटी खाना बर्दाश्त नहीं है, आपको मुसलमानों का 4 शब्द पढ़ना बर्दाश्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, हर तरफ दंगा, हुड़दंग, बदतमीजी, मार काट। आप मुख्यधारा से भाग। अरे मुख्यधारा पिछले 72 घंटे में कितने, 48 घंटे में कितने लोग, कितने बच्चे मर गए वहां गोरखपुर में? बताएंगे आप? कितने बच्चे मर गए? 48 बच्चे नहीं मर गए क्या फर्रुखाबाद में? आप शिक्षा के 68 बच्चे नहीं मर गए क्या गोरखपुर में पिछले 48 घंटों में? पालना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और आप बनते हैं कि आप सरकार चला रहे हैं, आप यही सरकार चला रहे हैं, ये लड़ाते हैं आप समाज को। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने का काम करते हैं, आप जहरीली भाषा बोलते हैं, आप धमकाने की कोशिश करते हैं लोगों को। देना होगा। ये ताकत आपके पास मेरे जैसे करोड़ों लोगों के वोट से आई है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ताकत दी है, फेफड़े दिखाने की जरूरत नहीं, उठा के फेंक देगी जनता आपको। जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपको चंद्रमोहन जी। चलिए, मुझे लगता है चंद्रमोहन जी और अब्दुल रहमान आप देने पड़ेंगे, जवाब दीजिए। आपको परेशानी क्या है? 15 अगस्त से परेशानी, 26 जनवरी से परेशानी, हमसे आपको तकलीफ है? शर्म करो, शर्म। हमें नहीं है तकलीफ, आपके बेशर्मी की, बेशर्मी के सवे बात रखे आपने। इस देश में आतंकवादी कहां से बेशर्मी और ढटाई के आप लोगों ने मुझे लग रहा है हम पूरे मौजूद से ही भटक गए हैं। आप एक सवाल का जवाब अब्दुल रहमान साहब जी, चंद्रमोहन जी, अब्दुल रहमान आबिद साहब, दोनों को रोकना चाहूंगी मैं, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर कोई जाति, हर आदमी से लड़ने को तैयार है। यहाँ पर कोई जाति लड़ाई नहीं हो रही है चंद्रमोहन साहब, यहाँ पर इश्यूज की लड़ाई हो रही है। पब्लिक के इश्यूज पर आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जो अनर्गल फैसले कर रहे हैं उन पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अब्दुल रहमान साहब जवाब दे रहे हैं जी, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी मौजूद हैं। 1947 से लेके आज तक चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी आपको सुन लिया, ठीक है जी, चंद्रमोहन जी ठीक है, आपको सुन लिया जी।
आपको अरे रोकना सर, जवाब चाहूंगी दे मैं दीजिए ना। जी। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, जी। बोखला क्यों रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए। चलिए। जितने सवाल मैंने उठाए हैं, चलिए मुझे उनमें से मुझे आधे का जवाब दे दीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जवाब तो शायद कोई ही यहाँ पर देगा, क्योंकि सब मौजूद से भटका रहे हैं, क्योंकि किसी के पास सीधा जवाब है ही नहीं। क्योंकि सबका साथ सबके विकास की जो बात की जाती है, सवाल यही उठता है क्या यही तरीका है सबके साथ और सबके विकास का? क्या इसी तरह से सबका साथ और सबका विकास होगा? मेरे साथ हरिशंकर गुप्ता जी भी मौजूद हैं। हरिशंकर जी, ये बताइए कि जब हम बात करते हैं मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की, जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी ये शगुफा बहुत छोड़ा था और उन्होंने भी कहा था कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। अब बीजेपी है, बीजेपी ने भी यही करने की कोशिश कर रही है यूपी में। उनका भी यही कहना है कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर ये बताइए कि सिर्फ मदरसों के इर्द गिर्द ही क्यों सबकी सियासत घूमती है? देखिए, ऐसा है कि ये जो बात कहना कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, आज के वक्त में और कांग्रेस के वक्त में बड़ा भारी फर्क है। कांग्रेस ने कभी पाबंदियों के बीच में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। उनकी विल पे और उनकी विश के ऊपर काम किया है। आज जिस ढंग से बीजेपी की सरकार, योगी नाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बदतमीजियों पर बदतमीजियां करती चली आ रही है। हर हफ्ते दो फरमान, एक फरमान मदरसों के खिलाफ निकालना चाह रही है। और साथ में जब वो आर्गुमेंट देने लगते हैं, बचाव पर अपना बचाव रखते हैं, तो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए के नाम पर ये हो रहा है। भाई, मदरसे के बाहर उर्दू की प्लेट के नीचे हिंदी की प्लेट लगाना, ये मॉडर्नाइजेशन इसमें कहां से पैदा हो गया? इसमें मॉडर्नाइजेशन कहां से पैदा हो गया? अगर आपने मॉडर्नाइजेशन करना भी है तो उनको जो पैसा दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी की जाए, उसको बढ़ाया जाए, ताकि वो साधन हो उनके पास में, तो अपने कर सकते हैं। और आज तो हिंदुस्तान के अंदर लगभग बहुत सारे मदरसों के अंदर सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अब ये मत भूलें कि अब्दुल कलाम आजाद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, मदरसों से पढ़ के ही आए थे वो। बिल्कुल, ये नहीं भूलना चाहिए इनको। जी, जाहिर सी बात है, मदरसों से ही बहुत सारे आईएएस और एमबीएस और डॉक्टर्स भी निकल कर आ रहे हैं। तो अगर ये एक पिक्चर बनाने की, तस्वीर बनाने की कोशिश की जाए कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम ही पढ़ाई जाती है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वहां से तो कुछ और ही तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं। जी, तो डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। इफ्तिखार साहब, आप ये बताइए कि अगर एनसीईआरटी का करिकुलम मदरसे में शामिल किया जाता है, अगर ये कहा जाता है कि उर्दू के साथ आप हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाएं, अगर ये कहा जाता है कि आप अपनी तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दें, आप कब जागते हैं, कब सोते हैं, कितना पढ़ाया जाता है, टीचर कब आए, कब गए, कैसा कमरा है, कैसी कुर्सियाँ हैं, मतलब एक एक चीज़ की अगर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो इसमें परेशानी क्या है? देखिए, सबसे अहम चीज होती है नियत। किसी भी काम के पीछे क्या नियत है उसको देखा जाता है, ठीक है। और क्योंकि मुतवातिर तमाम के तमाम जो इश्यूज एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चाहे वो इशू कितने सही और कितने गलत हो, ये बात मैं आगे चल के कहूँगा। बुनियादी चीज़ ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है मुल्क में पहली मर्तबा कि सरकार सिर्फ मुसलमानों के इश्यूज को उठा रही है और इस तरह वो इश्यूज उठाए जा रहे हैं कि जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो, जिससे समाज के अंदर तफरीक पैदा हो, जिससे समाज के अंदर बांट पैदा हो। मेरी समझ से में ये बात नहीं आ रही है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए, जमहूरियत में इख्तिदार हासिल करना ये सबका हक है। इख्तिदार हासिल करने के लिए आदमी 10 तरह के फार्मूले इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी ऐसे रास्ते पर न खुद चले जाएं, न मुल्क को ले जाएं, न मुल्क के माशी और समाज को ले जाएं कि जिस पर हमें 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 5 साल के बाद पछताना पड़े। मुल्क के लिए, मुल्क के सामने सिर्फ ये नहीं होता कि आपने इलेक्शन जीत लिया या आपने इलेक्शन हार लिया। जमहूरियत में आज आप हैं, कल कोई और था, कल कोई और हो सकता है। दूसरी बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मदारिस का सिलसिला चला है, देखिए, दीनी मदारिस के बारे में, दीनी मदारिस का क्या तारीखी किरदार है, क्या मामला है, आरएसएस का कितना किरदार आज़ादी में है, ये मेरे मौजू नहीं है। ये सब चीज़ें, इन पे बहुत बहस होती रहती है और इस पे हमें बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है। बुनियादी सवाल ये है कि मदारिस के हवाले से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बात उठाई है कि वो मदारिस जो कि सरकार से एड लेकर चलते हैं, उन मदारिस के अंदर एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पोर्टल के अंदर वहाँ कितने टीचर्स हैं, वहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, वहाँ का क्या फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, वहाँ के क्या इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ क्या करिकुलम पढ़ाया जाता है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो जिस तरीके से आजकल वेबसाइट्स बनाई जाती हैं और वेबसाइट के ऊपर तमाम फैक्ट्स को लाया जाता है, इसी तरीके से उन तमाम फैक्ट्स को लाया जाने की बात हो रही है। एक बात। दूसरी बात है, यहाँ ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो
नोटिफिकेशन है या ये जो हुक्मनामा है, इसका ताल्लुक़ तमाम दीनी मदारिस से नहीं है। मैं यहाँ आने से पहले मैंने दारुल उलूम देवबंद भी बात की और मैंने मंजर इस्लाम बरेली शरीफ वहाँ भी मैंने बात की, जो दो बुनियादी बड़े मसलक हैं और स्कूल ऑफ थॉट है मुसलमानों के। मैंने दारुल उलूम देवबंद से ये मालूम किया कि मुझे आप ये बताइए कि आपके यहाँ तरीक़ा तालीम क्या है। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए, हिंदी पढ़ाई जाए, बदकिस्मती ये है कि हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, फैसला कर देते हैं, फैसला सादिर कर देते हैं, लेकिन ज़मीन पे जो हक़ाइक़ और फैक्ट्स हैं उनको हम समझने की पूरी कोशिश नहीं करते। दारुल उलूम देवबंद जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान के बेशतर मसाजिद अपना निज़ाम और अपना एहतमाम करते हैं, उसके अंदर पहली से लेकर 5वीं क्लास तक वही पढ़ाया जाता है जो कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर है। उसमें हिंदी भी पढ़ाई जाती है, उसमें अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, उसके अंदर हिसाब भी पढ़ाया जाता है और साइंस भी पढ़ाई जाती है। 5 साल बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद फिर वो चलता है दीनी तालीम की तरफ और वो 8 साल का पूरा सिलसिला होता है, पूरे 8 साल। अब ये वो जो 8 साल हैं ये बिल्कुल उस कोर्स की तरह हैं जैसे कोई शख्स जो है वो कॉमर्स में ऑनर्स करे। ये 8 साल एक तरीके का ऑनर्स कोर्स है जो खालिसतन इसका ताल्लुक दीन से है, जिसमें कुरान पढ़ाया जाता है, जिसमें फ़िक़्ह पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर और दीनी उलूम पढ़ाए जाते हैं और मंतक और फ़लसफ़ा भी उसमें शामिल किया जाता है। और यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जब 8 साल के बाद, मैं आम जुबान में कह रहा हूँ, फारिग तहसील हो जाता है, यानी मौलवियत का कोर्स मुकम्मल कर लेता है, उसके बाद में फिर स्पेशलाइजेशन के लिए अंग्रेजी का भी निज़ाम है और जर्नलिज्म का भी निज़ाम है और दूसरों का निज़ाम है। आप ये नाजरीन को शायद ये ताज्जुब लगे कि दारुल उलूम देवबंद में अगर कोई शख्स अंग्रेज़ी में एमए करना चाहता है, जर्नलिज्म के अंदर कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसकी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे ये भी कहने दीजिए, क्योंकि अजीज़ सलाम के मैं चैनल पर बैठा हूँ, कि हमारे यहाँ आजकल जितने भी मुसलमान बच्चे जो जर्नलिज्म के, उर्दू जर्नलिज्म के अंदर ख़ास तौर से काम कर रहे हैं, उनमें से उनका बेशतर का ताल्लुक जो है वो दारुल उलूम देवबंद से है। वो जर्नलिज्म में पढ़ कर आए हैं। यहाँ हत्ता कि आपके जो पैनलिस्ट हैं वो अब्दुल रहमान आबिद साहब, इनका ताल्लुक खुद भी दारुल उलूम देवबंद से है। ठीक है, अब आइए इस बात के ऊपर जो मैंने पहले शुरू में उठाई, नियत के ऊपर। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े अच्छे लहजे में और बहुत इन्हीं क़ल्बी इत्मीनान के साथ, देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी से भी आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ, मैं सरसंघ चालक जी से भी कहना चाहता हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ, देखिए, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं इस बहस में कभी नहीं पढ़ता कि किसका किरदार कितना था। आज एक हिंदुस्तान आज़ाद है और आज़ाद हिंदुस्तान में सब हिंदुस्तानी है। मैं ये मानकर चलता हूँ। ठीक है, इख्तलाफात हो सकते हैं, हम इख्तलाफात की बात, मैं आपसे इख्तलाफ करूँ, आप मुझसे इख्तलाफ करें, लड़े नहीं आपस में। इफ्तिखार साहब, क्योंकि वक्त की कमी है और यहाँ पर बस एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, तो बहुत अच्छे तरीके से इफ्तिखार साहब ने बताया कि मदरसों में किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या कुछ किया जाता है और किन के लिए नोटिस जारी किया गया है। लेकिन सवाल लगातार अभी भी वही बना हुआ है, एक नियत का सवाल है और दूसरी बात यह है कि क्या और भी जो गुरुकुल हैं, शिशु मंदिर हैं या और जो दीगर स्कूल्स हैं, क्या उनके ऊपर भी इसी तरह की पाबंदी आयद होगी? क्या उनको भी पोर्टल पर अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देनी होगी? इस सवाल का जवाब फिर से जानने की हम कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
तो अभी हम लगातार बात कर रहे हैं कि मदरसों को लेकर यूपी हुकूमत ने जो एक लंबा चौड़ा नोटिस जारी किया है और पाबंदियां लगाई हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो पोर्टल पे देनी होंगी और बहुत सारी चीजें हैं जो मदरसों को अब बतानी होंगी। उस पर लगातार हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ एक पैनल पूरा मौजूद है और अब मैं बात करना चाहूंगी राजकुमार भाटी साहब आपसे। जब आपकी हुकूमत थी तो आप ये बताइए कि मदरसों की बेहतरी के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनको और ज्यादा एड मिले इसके लिए या उनको मॉडर्न करने के लिए आपकी हुकूमत ने क्या किया था? हमारी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में मदरसों के लिए बहुत योजनाएं दी, उर्दू टीचरों की भर्ती की, उनके मानदेय बढ़ाए, मदरस को और बहुत सारे मदरसों को हम उस पर लेकर आए, एड पे लेकर आए और जो मदरसों ने समय समय पर सुझाव दिए और जो उन्होंने मांगे की उनको पूरा किया। और मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी होनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। मेरे ख्याल से कोई मदरसे वाला भी विरोधी नहीं होगा, कोई मुसलमान विरोधी नहीं। और मदरसे ऑनलाइन हो इसके पीछे कोई, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सवाल ये होता है कि सवाल नियत का होता है। अभी चंद्रमोहन जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ा मदरसे के बारे में कहा कि हम तो उनका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, हम मतलब सवाल ये उठता है कि मदरसों से इतना प्रेम क्यों, मदरसों के ऊपर प्रेम अचानक क्यों बढ़ाया? भाई सारे शिक्षण संस्थानों का आप कीजिए, सबके अंदर सुधार होना चाहिए, उसके साथ मदरसों में भी सुधार हो जाएगा, किसी को आपत्ति नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, बीजेपी ने झंडा उठा लिया, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। ऐसी महिलाएं भी हैं जो 3 तलाक कहे बिना ही, तलाक कहे बिना ही बेचारी छोड़ दी गई हैं, अपने घरों में रह रही हैं, उनके पतियों ने छोड़ दिया, उन्हें भी न्याय दिलाइए, उनके लिए भी कुछ करिए। बहुत से जो विधवाएं हैं जिनके पुनर्विवाह नहीं हो पा रहे अंधविश्वास की वजह से, धार्मिक पाबंदियों की वजह से, वो विधवाएं दर दर भटक रही हैं, वो भीख मांग के गुजारा कर रही हैं, मंदिरों में पड़ी हुई हैं, वो मंदिरों में भीख खा खा के गुजारा कर रही हैं, उनके लिए भी कुछ कीजिए। तो फिर नियत पे कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन खाली एक मजहब को, और वो भी उस मजहब को जिससे आपकी मोहब्बत जो है दुनिया जानती है, जिस मजहब के एक भी व्यक्ति को आप टिकट नहीं देते। लोकसभा में 1 टिकट दिया केवल 545 में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 में 1 भी टिकट आपने नहीं दिया। वो सरकार बनने के बाद आपको उस मजहब से मोहब्बत इतनी उमड़ आई कि उसी मजहब के लिए। मुझे तो एक शायर हैं दीक्षित धनकौरी, उनका एक शेर याद आता है कि पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। तो आप जो फर्जी मोहब्बत दिखा रहे हैं, सवाल इस पर उठना लाजमी है। जी चंद्रमोहन जी, आप ये बताइए कि चलिए आप मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप ये बताइए कि पोर्टल पर ये इन्फॉर्मेशन लेना कि वहाँ पर कमरा किस तरह का है, कुर्सी किस तरह की है, किस तरह की चीज़ें हैं, कब टीचर आता है, कब टीचर जाता है, इससे मदरसे को बेहतर बनाने में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? आप ये बताइए, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए अगर मदरसों के बारे में? आखिर जानना क्या चाहते हैं आप मदरसों को? इसके पीछे का कारण है क्योंकि एक पीलीभीत में एक मदरसा उस मदरसे को सरकार अनुदान देती थी, लेकिन उस मदरसे में कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था। जब उसका अनुदान, जो वहाँ से शिकायत हुई, कंप्लेंट हुई, तो उसके आधार पर उसका अनुदान ऐसी शायद आपको शिकायतें सरकारी स्कूल को लेकर भी आती होंगी, शायद सरकारी स्कूलों को लेकर भी आती होंगी, आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन? देखिए ये जो फैसला है, ये जो जानकारियां मांगी गई हैं बुसरा जी, ये मदरसा बोर्ड ने मांगी गई हैं। अल्पसंख्यक तो मदरसा बोर्ड आता तो यूपी गवर्नमेंट के अंडर ही है ना? और किसके आदेश पे किया गया भैया मदरसा बोर्ड ने? जी वो उन्होंने जानकारी मांगी है, और एक बेहतरी के लिए जानकारी लेना, क्योंकि आप अगर करना चाहते हो तो मदरसा बोर्ड के आड़ में अपनी साजिश रचना चाहते हैं आप लोग। अरे भाई, अरे हम क्या चाहते हैं? हमने तो कहा ना कि हम क्या चाहते हैं वो देश जानता है। मदरसा बोर्ड का नाम बार बार लेके आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? अरे हम तो जो सिद्ध करना चाह रहे हैं वो सिद्ध हो रहा है। सिद्ध वो बताएं, सिद्ध वो करें जिन्होंने 47 से लेके आज तक क्या सिद्ध किया है, वो अपना हिसाब दे दें। लेकिन कि वो देखिए चंद्रमोहन जी, बार 47 की बात ये लेकर आना है, आप मौजू से मत हटाइए। बात आज की करिए, ये बीच में बोलेंगे, मुझे इनका जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप 47 की बात, आजादी की बात, इसकी बात ये हम बाद में करते रहेंगे। फिलहाल बात आज के मौजू की हो रही है, उसकी बात करिए। अगर हम बुसरा जी, अगर हम शिक्षा में सुधार की चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार की चर्चा करते समय हम जब अगर बाकी लोग इधर उधर भटकेंगे तो मैं उनको जवाब दूंगा। उधर नहीं भटकेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें एक सवाल और ले लीजिए। आपने अभी एक बात कही कि साहब बाराबंकी की मिसाल दी कि वहाँ एक मदरसा एक कमरे में चल रहा है और वो फर्जी मदरसा है। पीलीभीत का ऐसे और भी होंगे। हम ये कहते हैं, मैं खुद
आपसे इस बात की डिमांड रखता हूं, यूपी गवर्नमेंट यहाँ तो ऐसे कॉलेज फर्जी चल रहे हैं मदरसों भाई। को बंद कराए फौरी तौर पर, और जो लोग इसके लिए कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन आपने जो ये सर्कुलर जारी किया है या ये नोटिफिकेशन जो आपने जारी किया है, ये सिर्फ मदरसों के लिए क्यों है? ये तमाम शिक्षक संगठनों, शिक्षक जो हमारे इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, उन सबके लिए क्यों? इसमें स्कूल हो, चाहे आपका गुरुकुल हो, चाहे आपका सरकारी स्कूल हो या मदरसा हो या कोई भी हो, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सब के लिए क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि आपका तो नारा ही है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबकी बात करिए एक साथ। बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का प्रावधान योगी सरकार कर रही है। हम आज किस दौर में जा रहे हैं? हम 2017 में हैं। हम आज देश में डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? हम अगर डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, आप बायोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर उसी यूपी में अगर ऑक्सीजन से बच्चों की मौत होती है, अगर उसी यूपी में अगस्त के महीने में ही 309 बच्चे मेडिकल फैसिलिटी सही नहीं होने की वजह से अगर मर जाते हैं सिर्फ एक महीने में, अगर उसी यूपी में आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, अगर ट्रेन डिरेल हो जाती है, अगर अभी वहां पर बाढ़ से वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, तो ये बताइए मॉडर्नाइजेशन तो सारी चीजों के लिए है ना, सिर्फ मदरसों के लिए ही क्यों है? जी बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश में होता क्या रहा उसरा जी? उत्तर प्रदेश में जौहर विश्वविद्यालय बनते रहे, उत्तर प्रदेश में जौहर विश्वविद्यालय बनते रहे, सैफई महोत्सव होते रहे, और उत्तर प्रदेश में क्या होता है? सैफई में स्टेडियम बनते रहे। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देखिए आप अगर सवाल पूछोगे, आप जिन तथ्यों के आधार पर सवाल पूछोगे, उन्हीं तथ्यों के आधार पर आपको जवाब मिलेगा। आप बताइए ना, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको। मैं पूछ रहा हूं उनसे, जो लोग आप जो सैफई में धन की बर्बादी हुई, उस धन से मेरे पूर्वांचल में कितने एम्स खड़े हो सकते थे? चलिए वो बर्बादी हुई, वो अब अपोजिशन में है। उस धन की जो बर्बादी हुई, देखिए उनको जनता ने सबक सिखा दिया, उनको जनता ने सबक सिखा दिया। आपको इख्तिदार में लेकर आए हैं, आज हम आपको इख्तिदार में लेकर आए हैं ना। जिम्मेदारी के साथ में हम दायित्व बोध के साथ में, हम अगर मुख्य धारा के साथ में जोड़ना चाह रहे हैं, तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आप जानकारी दीजिए। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, आप फिर से बात घुमा फिरा कर वहीं ला रहे हैं। चंद्रमोहन जी बस एक बात और बता दीजिए, आपको मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से क्यों चिढ़े कि अगर जौहर स्कूल बन रहे थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक ऐसे योद्धा हैं जंगे आजादी के, जिन्होंने अंग्रेजों से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा, और वो नहीं आए। उत्तर प्रदेश में ऐसे योद्धा के नाम से भी आपको चिढ़ हो गई। आपको वहां आपको उसकी कोई चिंता नहीं थी। आप जाके जो धन की बर्बादी सैफई में हुई है, जो रामपुर में हुई है, वो पूर्वांचल में लगाते ना। पूर्वांचल अपेक्षित था। तो ये जो बीमारी जिससे बच्चों आप मुद्दे से भटक रहे हैं चंद्रमोहन जी। सैफई में कोई सरकारी पैसा बर्बाद नहीं होता, वहाँ ट्रस्ट मनाता है सैफई महोत्सव। आप मुद्दे से भटका रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। सैफई और कई और का नाम नहीं लिया। सैफई में सरकारी धन नहीं लगता है, ट्रस्ट का पैसा लगता है। देखिए ऐसा है, जिस तरह से बहस को डिरेल किया जा रहा है, बात यह है थोड़ी सी बात को सीधे सीधे कहने की जरूरत है, और चंद्रमोहन जी इस बात को समझेंगे, चाहे वो ओपनली इस बात को माने या ना माने। देखिए जब से 2014 का इलेक्शन हुआ है, एक पोलराइजेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं और जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, उससे सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और अब उसको ध्रुवीकरण का जायका लग गया है। लिहाजा ये कोशिश है कि ये जो माहौल है, ये माहौल बना रहे, इस माहौल में गर्मी बनी रहे। मैं जो बात यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देखिए वो ये है, और बड़े दिल से कह रहा हूँ, और बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, प्रामाणिकता से कह रहा हूँ ये बात। देखिए बराबर में जो मुल्क हैं आपके, उन्होंने इन्हीं रास्तों से अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश की, बेड़ा गर्क हो गया उनका, जो है तबाही मची हुई है, इदारे खत्म हो रहे हैं, और मुल्क कब खत्म हो जाएंगे ये अल्लाह को खबर है। खुदा के वास्ते हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो भाई। जब ये मेन स्ट्रीम की बात करते हो, तो भाई जमहूरियत के अंदर मेन स्ट्रीम में टिकट कहीं नहीं है, पार्टिसिपेशन कहीं नहीं है, रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। औरतों की बात हो रही है भाई, औरतों की बात पे चलिए, आपने एक मामले के अंदर आपने एक पहल कर ली, चलिए मैं कहता हूं मैं उसको खैर मुकदम कर लेता हूं वक्ती तौर पे,
लेकिन क्या औरतों को रिजर्वेशन के मामले में आप खड़े होंगे जहां से उनको बराबरी का एहसास मिलेगा? तो देखिए, इन नटशेल तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटलिटी में, कुल्ली तौर पर, जिसको उर्दू में कहते हैं कुल्ली तौर पर, जब ये बात आएगी और चंद्रमोहन जी इख्तिदार मिला है, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आरएसएस को भी मौका मिला है, बीजेपी को भी मौका मिला है, संघ को भी मौका मिला है, उनके इदारों को भी मौका मिला है। आप अपनी सही छवि बनाइए, ऐसी छवि जिसमें सारे हिंदुस्तान के लोग अपनी शक्ल भी देख सकें, अपनी तरक्की भी देख सकें, अपने लिए रास्ता भी देख सकें, अपनी मंजिल भी पा सकें। इस वक्त जिस तरह से हिंदुस्तान चल रहा है, मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है और न मैं यहाँ किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, ईमानदारी से आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मौके को ज़ाय मत कीजिए। और अगर इन 5 सालों में ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान अंदर से इतना टूट जाए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए, गली मोहल्ले के अंदर आज जो मुसलमान बच्चा है, जो कल को जवान होगा, उसके अंदर ये एहसास पैदा होना शुरू हो गया है कि आखिर क्या बात है, हर बात की तान मुझ पे ही क्यों तोड़ी जाती है, हर सवाल मुझसे ही क्यों किया जाता है, झंडा फहराऊं तो वीडियोग्राफी मुझसे ही क्यों बनवाई जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी नफ्सियात के अंदर ये बात पेवस्त हो गई है कि मुसलमान से झंडा फहरवाना जरूरी है क्योंकि शायद ये फहराता नहीं, इससे नेशनल एंथम गवाना जरूरी है कि शायद ये गाता नहीं। इस तरह की जो कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, खुदा के वास्ते ये मत करिए, मुल्क को नुकसान मत पहुंचाइए। ये मुल्क हमारा सबका है, ये हम सबका मुल्क है, इसको अपने तरीके से चलने दीजिए। जी बिल्कुल, वक्त की कमी है और आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमारा हिंदुस्तान मुल्क है, जो उसकी खूबसूरती है वो आपसी भाईचारे में है, जो खूबसूरती है वो आपस में मिलजुल कर रहने में है। अगर वाकई में बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात करती है तो फिर क्यों सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, या फिर क्यों सिर्फ मदरसों को ही टारगेट किया जा रहा है। आज का मुद्दा में बस सिर्फ इतना ही। शुक्रिया।